हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कर्मधाराए समास के बारे में पढ़ा। क्या होता है कर्मधाराए समास। तो यहाँ पर आपका जो पहला पद है वो विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा आपका उपमेय होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि पहला पद आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और दूसरा आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। उत्तर पद यहाँ पर क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर यानी कि दूसरा पद यहाँ पर प्रधान होगा और प्रथम पद आपका गौण होगा। विग्रह करते समय दोनों के बीच में के समान, है, जो और रूपी शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर महाराजा लिखा हुआ है, तो इसमें महा आपका पूर्व पद है और राजा आपका उत्तर पद है। तो महाराजा, तो महान है जो राजा। तो यहाँ पर देखिए विग्रह करते समय कौन सा शब्द आया है जो। है जो क्या कहा था, इनमें से एक शब्द आएगा कोई सा भी। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर का मतलब क्या है, श्वेत है जो अंबर। नील गाय, नील है जो गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हमने कल की क्लास में द्विगु समास पढ़ा था। तो क्या होता है, जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है। देखिए कर्मधाराए और द्विगु समास में कितना अंतर है। कर्मधाराए में आपका प्रथम पद क्या होता है, विशेषण विशेषण होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वहां आपका जो द्वितीय पद है वो आपका प्रधान होता है, यानी कि आपका उत्तर पद प्रधान होता है। अब द्विगु समास में क्या कहा गया है, जो आपका पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण आता है वहां पर आपका गुणवाचक विशेषण था। ठीक है ना, किसी भी वस्तु या किसी प्राणी की विशेषता बताई जाएगी और यहाँ पर उसकी संख्या बताई जाएगी, कितनी संख्या है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। विग्रह करते समय देखिए क्या क्या आता है, समूह और समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन कौन से शब्दों का, समूह और समाहार। जैसे यहाँ पर त्रिकोण का जब हमने विग्रह किया तो तीन कोणों का समाहार, तो समाहार शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ तीन का मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन से है, तो यहाँ पर संख्या का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दोपहर, तो दो यहाँ पर संख्या है और समूह का यहाँ पर साथ साथ प्रयोग हुआ है। इसी के बाद पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, समूह का प्रयोग हुआ है और पांच यानी कि संख्या। देखिए सभी में संख्या यहाँ पर आ रही है। तो देखिए त्रिभुज, तो तीन भुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का यहाँ पर समाहार हो गया और चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह। ऐसे ही पंच तत्व, 5 तत्व। पंजाब, 5 आबों का समूह। ठीक है, तो ये है आपका द्विगु समास। तो अंतर क्या है दोनों में, वहां पर आपका विशेषण आता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी आप विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। अब द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण आता है। ठीक है, विशेषण के भी आप भेद जानते हैं। तो वहां पर गुणवाचक आ जाएगा और यहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद द्वंद्व समाज में क्या आता है, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो। अभी तक हम क्या कह रहे थे, एक पद प्रधान है दूसरा गौण है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है। दोनों पद क्या है, समान है। तो जो समस्त पद है जैसे दिन रात, तो दोनों समान है। ठीक है ना, तो वहां द्वंद्व समाज होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थिति योजक लुप्त हो जाता है। और योजक क्या हो सकता है, देखिए विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और तथा या अथवा शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दिन रात, दिन और रात। जलवायु, तो जल और वायु। माता और पिता, और यहाँ पर देखिए सभी शब्द आपके समान है, कोई भी प्रधान नहीं है और कोई भी गौण नहीं है, एक दूसरे के ये समान है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, द्वंद्व समाज। ठीक है, और अंतिम यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका जो समास का टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। उसके बाद हम कुछ आपके यहाँ पर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बहुव्रीहि समास है इसके बाद। तो अंतिम समास यहाँ पर बहुव्रीहि है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद को की ओर जो है संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा पद मिला करके क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की क्या करते हैं,
संकेत करते हैं, की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है और दिए गए दोनों शब्दों का या पदों का विशेष्य होता है। कर्मधाराएं वो द्विगु समाज में एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। जिस प्रकार से कर्मधाराएं की हमने बात की थी, तो यहाँ पर भी एक विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, जबकि बहुव्रीहि समाज में क्या होता है, दोनों पद विशेषण होते हैं। देखो, कर्मधाराएं और द्विगु समाज में क्या होता है, एक विशेषण होता है और विशेषण के साथ क्या होगा, विशेष्य भी होगा। क्योंकि जब हम विशेषता बताएंगे तो कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई जंतु होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, तो उसकी हम विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होगा। तो कर्मधाराएं और द्विगु समाज में एक विशेष्य होगा और एक विशेषण होगा। अब विशेषण चाहे आपका गुणवाचक हो चाहे संख्यावाचक हो, विशेषण तो विशेषण है, उसी के अंदर आता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जबकि बहुव्रीहि समाज में दोनों पद विशेषण होते हैं। यहाँ पर दोनों ही पद विशेषण होंगे तथा कोई तीसरा पद विशेष्य होगा, यानी कि दो यहाँ पर क्या होंगे, विशेषण होंगे और तीसरा यहाँ पर विशेष्य होगा। अब देखिए कैसे, पीतांबर। अब पीतांबर क्या है, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, भाई किसके वस्त्र हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो जिसके वस्त्र पीले हैं उसको श्री कृष्ण कहा जाता है। तो किसी तीसरे पद की ओर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। चतुर्भुज किसको कहा जाता है, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो कृष्ण किसको कहा जाता है, विष्णु को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज का नाम दिया जाता है। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला, तो तीन आंखों वाला कौन है, शिव, तो यहाँ पर शिव क्या है, तीसरा है। दीर्घ बाहु, तो लंबी भुजाओं वाला, तो लंबी भुजाओं वाले कौन है, भगवान विष्णु जी है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। गजानंद, गज जैसा आनंद वाला गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। 10 कंठ, 10 हैं कंठ जिसके रावण, ठीक है। ऐसे ही कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला राम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने इन शब्दों का जब क्या किया है, समस्त पद, तो एक अलग सा यहाँ पर पद निकला। क्या कहा था, एक अलग सा पद निकला है यहाँ पर, ठीक है ना। पीतांबर, इन शब्दों को जब आपने जोड़ा, इन दो, क्या कहा था, समास, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, तो उसको क्या कहा गया है, एक अलग अर्थ में निकला है, शब्दों को नहीं जोड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, शब्दों को ही जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर शब्दों को जोड़ा नहीं गया है, एक अलग सा अर्थ निकला। चार है भुजाएं जिसकी, तो यहाँ पर चतुर्भुज नाम दिया गया है, अर्थात विष्णु से है। तीन आंखों वाला त्रिलोचन, ठीक है। ऐसे ही लंबी भुजाओं वाला दीर्घ बाहु, और नील है कंठ जिसका, नीलकंठ उसको कहा जाता है। तो एक अलग सा यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, नया शब्द मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो विषय समास है वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। एक बार हम इसको क्विक रिवाइज करेंगे और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर समास पढ़ा। सबसे पहला आपका समास क्या था, समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। तो क्या कहा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, एक द्वितीय पद होता है जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ पर रात भर था, ये क्या है, एक शब्द है। इस रात में जो रात है ये प्रथम पद है और जो ये भर है ये द्वितीय पद है, तो इसको हम पूर्व पद कहते हैं। तो रात को पूर्व पद कहा जाएगा, प्रथम पद को पूर्व पद, और बाद के पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद। इसी प्रकार से नील गगन में नील आपका पूर्व पद होगा और गगन आपका उत्तर पद होगा। अब इससे पहले आप छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा करते थे, संधि आपने पढ़ी है। तो संधि आपने दो वर्णों के मेल को कहा जाता है, इसका अंतर भी समझ लेना है। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो क्या अंतर है, वहां वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, और यहाँ पर शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर
समास के हमने 6 भेद पढ़े थे। कौन कौन से वो भेद थे? पहला है अव्ययी भाव समास, ये सभी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, एक एक करके हमने इसको पढ़ा था। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद आपका अव्ययी होता है या प्रथम पद की प्रधानता होती है, उसको कहा जाता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था? दोनों पदों को जब आप मिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे हमने नील गाय की बात की थी या नील कमल की बात की थी, तो नील कमल, नील और कमल इन दोनों शब्दों से मिलकर आपका ये नया शब्द बना है नील कमल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नील कमल है वो समस्त पद है, नील आपका पूर्व पद है और कमल आपका क्या है? उत्तर पद है। ठीक है, तो ये है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इस अव्ययी भाव समास के यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए थे, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर। तो यहाँ पर आपका क्या है? पहला पद अव्यय है, उसे क्या कहा जाता है? उसको अव्ययी भाव समास। यहाँ पर प्रथम पद की प्रधानता है। ठीक है ना, तो शक्ति के अनुसार, ठीक है, आजन्म, जन्म से लेकर, ऐसे ही प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आमरण, मरण तक, बखूबी, खूबी के साथ, ऐसे ही आजीवन, जीवन भर, और रातों रात, रात ही रात, दिनों दिन, दिन ही दिन, घड़ी घड़ी यानी कि हर घड़ी। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? ये सभी उदाहरण आपके अव्ययी भाव समास के हैं। इसके बाद देखिए, अव्ययी भाव समास के बाद देखिए हमने क्या पढ़ा था? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समाज में क्या कहा कि तत्पुरुष समाज जो है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। वहां पर किसकी पद प्रधानता थी? पूर्व पद की। तत्पुरुष समाज में उत्तर पद की प्रधानता है और पूर्व पद गौण होता है विग्रह करते समय दोनों के बीच में। अब देखिए, क्योंकि तत्पुरुष समाज के भी 6 भेद हुए हैं तो इसको अच्छे से समझना है। जब आप तत्पुरुष समाज का विग्रह करते हैं तो आपको क्या मिलता है? कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग आता होता है। ठीक है, अब देखिए, कर्ता और संबोधन को आप छोड़ेंगे तो कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 8 में से हमने 2 को छोड़ देना है, तो इसी के आधार पर इस तत्पुरुष समास के भी भेद हुए हैं। क्योंकि क्या कहा गया है? इनमें से कोई भी कारक चिन्ह आ सकता है। तो बाकी बचे हुए 6 जो आपके कारक चिन्ह हैं उन्हीं के आधार पर यहाँ पर इसके 6 भेद हुए हैं तत्पुरुष समास के। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि अन्य किसी भी कारक का यहाँ विभक्ति चिन्ह आता है, प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। ठीक है, उत्तर पद आपका विशेष्य होता है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, और पूर्व पद आपका विशेषण होगा। वन गमन। अब देखिए, तत्पुरुष समास के 6 भेदों में से प्रथम है आपका कर्म। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कर्म का कारक चिन्ह क्या है। कर्म का कारक चिन्ह है को। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? इसका जो परिभाषा लिखी है वो क्या लिखा है? जहां पूर्व पद में कर्म कारक की जो विभक्ति का लोप हुआ है, यानी कि यहाँ पर जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको को मिल जाएगा। वन को गमन, वन को गमन। ठीक है, ऐसे ही ग्रामगत, ग्राम को गत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, ऐसे ही यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ऐसे ही मरणाशन, मरण को पहुंचा हुआ। तो ये सभी जो हैं कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। यहाँ पर को चिन्ह का लोप होता है, कर्म कारक के चिन्ह का लोप किया जाता है, विग्रह करने पर पुनः आपको वो चिन्ह मिल जाता है, पहली बात। इसके बाद आपका दूसरा है करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में सबसे पहले ये जानना है करण कारक का कारक चिन्ह क्या है। तो करण कारक का कारक चिन्ह से है। तो जहां पर क्या होता है, पूर्व पद में करण कारक की जो कारक चिन्ह है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और जब आप विग्रह करेंगे तो उस समय आपको वो कारक चिन्ह मिल जाएगा। इसका कारक चिन्ह है से। मन माना, तो अर्थ क्या हो जाएगा? मन से माना हुआ, मन से माना हुआ। तो जैसे ही हमने विग्रह किया आपको कारक चिन्ह मिल गया। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से अंकित। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भयाकुल, भय से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ऐसे ही रोग मुक्त, रोग से मुक्त।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी में विग्रह करते समय आपको से कारक चिन्ह मिल रहा है, और से कारक चिन्ह किसका है? करण कारक का है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करण तत्पुरुष। ठीक है, तो पहला कर्म है जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। दूसरा करण है जिसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अब तीसरा यहाँ पर देखिए संप्रदान की बात की गई है, तो संप्रदान क्या होता है इसको भी हम यहाँ पर जान लेंगे। तो संप्रदान का सबसे पहले कारक चिन्ह क्या है? के लिए। क्या है? के लिए। तो इसका कारक चिन्ह है के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार से पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर के लिए। तो अब सबसे पहले बस वही बातें हैं, सब में वही करना है जिसमें किसका लोप हो? संप्रदान के कारक चिन्ह का या विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां पर आपका क्या हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाए, समास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी वही बात है, के लिए का यहाँ पर लोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी। ऐसे ही देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए क्या? आग्रह। तो ये जो है आपके संप्रदान कारक के कारक चिन्ह है। तो जैसे कि हमने ऊपर भी बताया कि जहां पूर्व पद में क्या हो जाता है? पूर्व पक्ष लिखें या पद लिखें एक ही बात है। तो जहां पर आप पूर्व पद में क्या कर दें? करण कारक की विभक्ति का लोप कर दे, वहां पर आपका करण कारक, करण तत्पुरुष हो जाएगा। जहां आपका पूर्व पद में क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष का लोप हो, या वहां पर आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपका है। तो कर्ता ने, कर्ता नहीं है, कर्ता आपका था नहीं, कर्ता को नहीं लेना है। कर्म से, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, और संप्रदान, संप्रदान के लिए। इन चिन्हों को भी आप साथ साथ याद करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके बाद अपादान आता है। अपादान का कारक चिन्ह से है, तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्व पक्ष में अपादान यानी कि से का लोप होगा, या भाव हो, भाव हो या लोप हो एक ही बात है। भाव हो यानी कि वहां पे भाव है, लिखा नहीं है, तो लोप है या भाव है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो जहां पर पूर्व पद में या पूर्व पक्ष में अपादान की जो विभक्ति चिन्ह है उसका या तो भाव हो और इसका चिन्ह क्या है? से, या फिर यहाँ पर लोप किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। अब इसी के कुछ उदाहरण से हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, जैसे धनहीन, धन से हीन, से का लोप हुआ था। ऐसे ही दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन। भयभीत, भय से भीत। आशातीत, आशा से तीत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष है। इसके बाद पांचवा है संबंध तत्पुरुष। तो जहां समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात काकी के का लोप हो, तो यहाँ पर इसके तीन क्या हो जाते हैं? कारक चिन्ह हो जाते हैं। यदि इन्हीं का लोप किया गया और विग्रह करके आपको वही चिन्ह मिल जाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? संबंध तत्पुरुष कहलाता है। तो जैसे ग्रह स्वामी, घर का स्वामी है ना, ग्रह का स्वामी। तो का लोप हुआ था, आपने जब विग्रह किया तो फिर से आपको वो चिन्ह मिल गया। गंगा जल, गंगा का जल, तो आपने विग्रह किया तो का मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको विग्रह कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या मिल रहा है? का चिन्ह मिल रहा है। और का किसका चिन्ह है? कौन से कारक का चिन्ह है? इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कारक आनी चाहिए। कारक के भेद, 8 भेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कम से कम उनके चिन्ह याद हो। ठीक है, साथ साथ हम करते भी जा रहे हैं, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। कर्ता, कर्ता और संबोधन को छोड़कर तत्पुरुष में अन्य कोई भी चिन्ह आ जाता है, और जो भी चिन्ह होगा, जिस भी कारक का चिन्ह होगा, वही वहां पर तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने क्या 8 क्या पढ़े थे? कारक के भेद पढ़े थे। तो 8 भेदों में से 6 भेद बच गए। उन 6 भेदों के कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। तो कर्म ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से संबंध काकी के, ठीक है, संबंध काकी के। तो यहाँ पर जब आप इसका विग्रह करते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से, मृत्यु दंड, तो मृत्यु का दंड, का लोप हुआ था, यानी कि यहाँ पर संबंध किसका?
मृत्यु का किसके साथ संबंध है? दंड के साथ। ग्रह का किसके साथ संबंध है? स्वामी के साथ। गंगा का जल के साथ संबंध है। प्राण का पति के साथ और जल का धारा के साथ संबंध है। भारत का रत्न के साथ संबंध है। तो यहाँ पर संबंध कारक है, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या? संबंध कारक। इसके बाद है लास्ट आपका अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति। इसमें क्या क्या चिन्ह याद करने हैं? मैं और पर। इसके दो चिन्ह हैं, मैं और पर। जैसे आत्मविश्वास, तो आत्म पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, ठीक है। तो आत्मा पर विश्वास, यहाँ पर का लोप हुआ था और विग्रह करने पर पुनः मिल गया है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, पर का लोप हुआ था। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। धर्मवीर, धर्म में वीर। ग्रह प्रवेश, ग्रह घर में प्रवेश या ग्रह में प्रवेश। युद्ध वीर, युद्ध में वीर, ठीक है। तो ये थे आपके 6 तत्पुरुष समास के भेद। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? दो हम कारक तत्पुरुष पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। एक पद में देखिए, एक पद उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा। इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। किसमें? कर्मधारय समाज में। क्या कहा? पहला विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। जैसे महाराज, महान है जो राजा, ठीक है। यहाँ पर कौन से चिन्ह आते हैं? या तो चिन्ह आता है के समान, या फिर है जो, और या रूपी। इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होगा जब आप विग्रह करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्या लिखा है? महाराजा। तो महाराजा में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? महान है जो राजा, महान है जो राजा। तो देखो, ये जो द्वितीय पद है ये विशेष्य है। इसको क्या कहा जाता है? विशेष्य, ठीक है। ये विशेष्य हो जाएगा। और प्रथम पद आपका विशेषण, प्रथम पद महा है, ये आपका विशेषण है। अब ये आपका गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर राजा की विशेषता बताई गई है, राजा के गुण के बारे में बताया गया है। दूसरा है श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जो, तो किसकी विशेषता? द्वितीय पद अंबर। इसको जब आप विग्रह कर, इसको जब आप क्या करेंगे, दोनों को जुड़ाएंगे तो ये अंबर हो जाएगा। तो अंबर, श्वेत है अंबर, तो किसकी विशेषता बताई? अंबर की। अंबर कहाँ है? पीछे। तो किसकी प्रधानता है? प्रधानता तो उत्तर पद की ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? उत्तर पद प्रधान होगा, यानी कि दूसरा पद प्रधान होगा। विशेषता किसकी बता रहे हैं? द्वितीय पद के उत्तर पद की विशेषता बताई गई है, ठीक है। श्वेत है जो अंबर, जो अंबर श्वेत है उसको श्वेतांबर कहा जाएगा। नील गाय, तो यहाँ पर गाय की विशेषता बताई गई है, तो गाय विशेष्य है और नील यहाँ पर विशेषण है। तो गाय के यहाँ पर गुण के बारे में बताया गया है। गाय कैसी है? नीली है। तो नीली है जो गाय, तो ये जो है क्या बताता है यहाँ पर? ये आपका उत्तर पद हो गया जिसकी विशेषता है, जिसकी प्रधानता है। और प्रथम पद आपका नील है, यहाँ पर नील क्या है? नील आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से परमानंद, परम है जो आनंद, तो उस आनंद के बारे में बताया गया है। आनंद क्या है? परम है। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा के बारे में बताया गया कि वो आत्मा जो है महान है, ठीक है। तो कर्मधारय समाज आपका ये हो जाता है। और साथ ही साथ अगली क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे, जो बचे हुए समास हैं, और साथ ही साथ आपके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।